हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। मैं होप कर रहा हूँ कि आपने लेक्चर्स देखे होंगे इस चैप्टर के और आपको समझ में आएगा कि चैप्टर कैसे करना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और सिंपल चैप्टर है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि देखो थियरी समझना तो चलो आसान है हर चैप्टर का, लेकिन जब सवाल लगाओगे समझ में आएगा कि कैसे अप्लाई करना है उन कॉन्सेप्ट्स को। एडवांस्ड पैटर्न जो क्वेश्चंस होते हैं वो यही चेक करते हैं कि आपने कितना सीखा है, आप कितना तैयार हो कि सवाल को कम समय में उसको सही तरीके से सॉल्व करना। जैसे मैंने बताया कि एडवांस एग्जामिनेशन में हमेशा क्वेश्चंस जो आएंगे वो मिक्स वैरायटी के होंगे, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, इवन असर्शन रीजन, पैसेज बेस्ड। एक पैसेज होगा उसमें कई सारे 2 या 3 सवाल हो सकते हैं, इंटीजर टाइप और असर्शन रीजन। आज की क्लास में शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो बेस्ड हैं जेईई एडवांस एग्जामिनेशन पे। तो लेट्स गो विद द एग्जाम विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो पहला सवाल है, फॉर द सर्किट शोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दिया हुआ है ये सर्किट, देख लो यहां पे कनेक्टेड है सर्किट, यहां स्विच है, ओपन है सॉरी स्विच S1 और यहाँ कैपेसिटेंस C1 है, V1 दिया 30 वोल्ट, यहाँ स्विच S3 है, C2 है 3 पिकोफैराड और V2 20 वोल्ट, यहाँ स्विच S2 है, यह अर्थ है। हमारे पास ये पूरा सर्किट ऐसे दिया हुआ है। अब देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तीनों स्विच ओपन है विथ S1 क्लोज्ड। अगर हम S1 क्लोज करेंगे तो भी S3 और S2 ओपन रहेगा। ओके, आई एम सॉरी। अब S1 क्लोज कर दोगे तो सर्किट अभी भी कुछ बदलाव नहीं होगा। तो दिया V1 को 15 वोल्ट, कैसे चेंज हो जाएगा? कोई चार्ज ट्रांसफर होगा ही नहीं। जो भी चार्जेस हैं ये प्लस प्लेट और माइनस प्लेट पे ही रहेगा इस कैपेसिटेंस पे, और माइनस ये जो प्लस चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के कारण अट्रैक्टेड इसी प्लेट पे रहेगा। कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो V1 15 वोल्ट नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। V2 20 वोल्ट ये तो रहेगा। ओवरऑल स्टेटमेंट गलत। विथ S3 क्लोज्ड, अब S3 क्लोज करोगे तो ये ओपन है, ये ओपन है, V1 V2 को 25 वोल्ट। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप S3 क्लोज कर दो, दोनों का पोटेंशियल प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, लेकिन ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन इस केस में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि सर्किट अभी भी कंप्लीट नहीं है। ये ओपन है, ये ओपन है। सर्किट कंप्लीट होने पे ही चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। दूसरा मैं बता दूं कि ये जो माइनस चार्ज है ना, ये प्लस प्लेट के कारण इस पे अट्रैक्टेड ही रहेंगे, इधर से इधर नहीं जाएंगे। सिमिलरली ये माइनस चार्ज भी जो है और ये प्लस चार्ज इस माइनस प्लेट के कारण इस पे अट्रैक्टेड ही रहेगा, इसी प्लेट पे फिक्स रहेगा। कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो यानी कि इसका मतलब कोई चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। थर्ड देखें, विद S1 एंड S2 क्लोज्ड, S1 क्लोज कर दो, S2 क्लोज कर दो, V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू 0। S1 S2 क्लोज कर दोगे, अभी भी तो ये तो ओपन है ना, तो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन का कोई फैक्टर आता ही नहीं है, तो कहां से V1 V2 0 हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भी गलत, यानी कि ओनली ऑप्शन लेफ्ट वी आर विथ फोर्थ ऑप्शन। चेक कर लेते हैं इसको। विथ S3 क्लोज्ड, V1 इक्वल्स टू 30 वोल्ट, V2 इक्वल्स टू 20 वोल्ट। S3 क्लोज कर दो अगर, V1 जितना है और V2 जितना उतना ही रहेगा। हाँ, उतना ही रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्किट अभी भी यहां से इनकम्प्लीट है। जो भी चार्जेस हैं, अगर ये माइनस चार्ज है, ये इसके कारण अट्रैक्शन के कारण इसी पर रहेगा। ये प्लस चार्ज इस पे माइनस के अट्रैक्शन के कारण इसी पर रहेगा। कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सर्किट इनकम्प्लीट अभी भी। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिनको हम सवाल के थ्रू ही सीखेंगे। तो डी ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है इस केस में। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो इसको समझो किस तरह के सवाल आ सकते हैं आपके जेईई एग्जामिनेशन में। तो काफी चीजें हम लोग सवाल करके ही सीखते हैं, ठीक है। तो सर्किट नया आता है तो देखते हैं कैसे हमें करना है। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए उस केस में। सेकेंड क्वेश्चन यहां पे हमारे पास है, 2 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स आर गिवन पॉजिटिव चार्जेस Q2 and Q1 respectively, जिसमें Q2 less than Q1 है। If they are now brought close together to form a parallel plate capacitor with capacitance C, the potential difference between them is A, ये, B ऐसा, C और D। तो 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे Q2 है, पे Q1 है। यहां पे है गिवन पॉजिटिव Q2 एंड Q1 respectively, जिसमें Q2 है लेस देन Q1, ठीक है। तो मैं करता हूं यहां पे, या तो Q1 और Q2 कर दो। Q1 दे दिया इस पे, Q2 दे दिया इस पे। मैंने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया हुआ है। देखो Q2 इज लेस देन Q1। यहां क्या करते हैं, मैं एक बार और भर देता हूं यहां पे, क्योंकि 2 चार्जेस हैं। गिवन पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2 विच इज लेस देन Q1 रेस्पेक्टिवली। देखते हैं यहां पे Q1 दिया हुआ है, प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। तो यहां पे बेसिकली कैपेसिटेंस जिस तरह मैं बनाता हूं वो करते हैं, हम किस तरह कैपेसिटेंस निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा पहले प्लेट के कारण वो बनेगा E1 इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बनेगा Q2 कारण वो बनेगा इस तरफ।
हम क्या करते हैं, नेट फील्ड निकालते हैं इसके बीच। जो नेट फील्ड होगा ई नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, भाई क्योंकि दोनों का डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, E1 इसके कारण E2 इसके कारण, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो उसकी वैल्यू क्या होगी Q1, सिग्मा की वैल्यू Q1 अपॉन A, इसका एरिया, जो इसका एरिया होगा, तो Q1 अपॉन A और 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट करते हैं तो 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस यहां पे हमारे पास E2 होगा, सेम इसी तरह Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या निकल के आ गया Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के आ गया E नेट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V निकालना है, वो होगा E नेट इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज D, मान लेते हैं डिस्टेंस D है इनके बीच। तो हमें क्या करना है, Q1 Q2 के टर्म्स में निकालना है, और दिया हुआ है इसका कैपेसिटेंस C है, तो C क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यहां मैं लिख देता हूं अलग से, C विल बी एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये निकल के आएगा। E नेट ये निकल के आया Q1 माइनस Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 है, इंटू D, ये आ गया। अगर मैं ये D नीचे लेके जाऊं तो क्या निकल के आएगा हमारे पास Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ऐसे लिख सकते हैं, और हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A बाई D है, हमारे पास C की वैल्यू, तो यहाँ पे जो निकल के आया कैपेसिटेंस V की वैल्यू, वो निकल के आई Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C, ये निकल के आया। ठीक है, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C। तो देखते हैं जो राइट आंसर है, A नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो D ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है जो मैच कर रहा है। इसको इस तरह हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला सवाल थर्ड कैपेसिटेंस के ऊपर है, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, यहां पे C है इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V, बैटरी से कनेक्ट किया, चार्ज किया पोटेंशियल डिफरेंस V से। Another capacitance of capacitance 2C is similarly charged to potential difference 2V. The charging battery is now disconnected and the capacitors are connected in parallel to each other in such a way that the positive terminal of one is connected to the negative terminal of the other. The final energy of the configuration is 0, 3 by 2 CV square, 25 by 6 CV square या 9 by 2 CV square. तो पहले मैं देखता हूं कि आपने चार्ज किया और पहले चार्ज किया था V पोटेंशियल से, तो पहले कैपेसिटेंस की जो इनिशियल एनर्जी होगी उसको मैं U1 से लिखूं तो वो हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, और दूसरे कैपेसिटेंस की इनिशियल एनर्जी हाफ कैपेसिटेंस 2C, और आपने चार्ज किया है 2V वोल्ट से, ये निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट, 4 CV स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ठीक है ना, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 CV स्क्वायर, और यहाँ पे हाफ CV स्क्वायर है। इनिशियल एनर्जी तो ये निकल के आ गई। अब क्या कह रहा है, और चार्ज में हम निकाल लें, अगर चार्ज निकाल लें तो Q1 आ जाएगा C इंटू V, और Q2 जो निकल के आएगा 2C इंटू 2V, यानी कि 4CV, ये निकल के आ जाएगा। अब यहां पर मैं बताता हूं जो कनेक्शन किया आप लोगों ने, पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ अदर कैपेसिटेंस। ये तो हम लोगों ने किया है, जब पैरेलल कनेक्ट किया तो ये प्लस प्लेट था, ये हमारे पास है माइनस प्लेट कनेक्ट किया हम लोगों ने दूसरे वाले का। ठीक है, अब देखो जब ये किया तो नेट चार्ज कितना बचेगा, टोटल चार्ज था CV और 4CV, लेकिन हम लोगों ने यहां अगर पॉजिटिव प्लेट जोड़ते हैं तब तो टोटल चार्ज करते हैं 4CV प्लस CV 5CV, लेकिन कनेक्शन कैसे किया, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट का, तो नेट चार्ज जो आफ्टर कनेक्शन आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी 4CV माइनस CV बराबर 3CV, ये होगा नेट चार्ज। 3CV होगा, 5CV नहीं होगा, इसीलिए देखो स्टेटमेंट दिया हुआ है, टू ईच अदर इन सच अ वे दैट द पॉजिटिव टर्मिनल
of one is connected to the negative terminal of the other. भाई एक का पॉजिटिव कनेक्ट किया आपने नेगेटिव टर्मिनल अदर से, तो 4CV + C 5C मत कर देना, यहाँ पे 3CV होगा। सीखने वाली चीज है ये, यहाँ पे ये लर्न करो। द फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज, ये निकाल देते हैं फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी क्या होगा, हाफ, और नेट चार्ज हमारे पास ये है, और नेट कैपेसिटेंस तो देखो, कैपेसिटेंस पहले था C, दूसरे का 2C, पैरेलल में है तो नेट कैपेसिटेंस 3C होगा। तो अगर मैं यूज करूं यहां पे हाफ मल्टीप्लाइड बाई, अगर इसको Q और C की टर्म्स में लिखूं, हमें मालूम है कि एनर्जी क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर। तो अगर मैं V को Q से सब्स्टिट्यूट कर दूं, यहां पे Q का टर्म मैं लेके आऊंगा, तो Q की वैल्यू क्या निकल के आएगी, हाफ C, और V की वैल्यू होगी Q डिवाइडेड बाई C, यही होगा। तो ये निकल के आ जाएगा, और ये स्क्वायर में है, Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर, तो हाफ Q स्क्वायर बाई C, ये निकल के आएगा। तो Q स्क्वायर कितना हो गया, 9 3CV होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस, दैट विल बी 3C। तो क्या निकल के आ गया, बहुत सिंपल सा चीज निकल के आ गया। यहाँ पे देखो, एक 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3CV स्क्वायर बाई 2, 3/2 CV स्क्वायर, ये निकल के आ गया फाइनल एनर्जी। चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे जो फाइनल एनर्जी आ रही है, 0 नहीं, 3/2 CV स्क्वायर यही होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है, रेस्ट रॉन्ग। ठीक है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन स्टेप वाइज करना पड़ेगा। चार्जेस निकालने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे हमें इनिशियल एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सिर्फ फाइनल एनर्जी ही पूछा था। ठीक है, मैंने दिखा दिया यहाँ पे कि अगर इनिशियल एनर्जी से रिलेटेड कोई चीज़ हो या आपको निकालना हो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी में डिफरेंस, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, a parallel combination of 0.1 mega ohm resistor and a 10 microfarad capacitor is connected across a 1.5 volt source of negligible resistance. Parallel combination है, the time required for the capacitor to get charged up to 0.75 volt is approximately in second, A infinite, B log 2 base E, C log 2 base 10, D 0। मैं केस दिखाता हूं, कैसा केस है। कैपेसिटर, रेसिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसे कनेक्ट किया हम लोगों ने एक बैटरी से, 1.5 वोल्ट सोर्स। भाई अगर ये रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन हमारे पास सीरीज होता, अगर इनका कॉम्बिनेशन सीरीज होता, तब तो हमें कुछ टाइम लगता है इसको चार्जिंग करने में, जिसको चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कॉन्सेप्ट में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तब तो टाइम लगता, लेकिन यहां पे क्या है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इस पे जो भी चार्ज वो इंस्टेंटली आ जाएगी। इस पे ऐसा कोई भी नहीं होगा, कोई टाइम लैग होगा, तो इंस्टेंटली चार्ज आ जाएगी, क्योंकि हम मान रहे हैं कि रेसिस्टेंस इस वायर का नेग्लिजिबल है, 0 है वायर्स का। तो इस कैपेसिटर में जो भी चार्ज आएगा इंस्टेंटली आ जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, यानी कि जो आंसर होगा वो होगा 0। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर टू गेट चार्ज अप टू 0.75 वोल्ट इज अप्रोक्सीमेटली इन सेकेंड, दैट विल बी 0। कारण इसलिए, अगर रेसिस्टेंस और कैपेसिटर हमारे पास पैरेलल में होते हैं, सॉरी सीरीज में होते हैं, तब तो टाइम लगता, फिर निकालते फॉर्मूले से हम लोग, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पैरेलल में है तो इंस्टेंटली हो जाएगा। ये एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको सवाल दिया है, ताकि आप गलतियां करें इसमें। ध्यान से स्टूडेंट पढ़ोगे तो पाओगे पैरेलल है तो ऐसा बनेगा। तो एक और एडवाइस इस सवाल से, कि कभी भी एग्जाम में जल्दीबाजी में अपने एजम्पशन से कभी अटेंड मत करना। एक एक स्टेटमेंट, एक एक वर्ड क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरप्रेट करने के लिए, सवाल पूछ क्या रहा है। तो अगर आपने वो समझ लिया, फिर उसके हिसाब से आपने अप्रोच किया, यू विल गेट द राइट रिस्पॉन्स, अदरवाइज गलतियां हो जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, लेट्स गो फर्दर। A solid conducting sphere having a charge Q is surrounded by an uncharged concentric conducting sphere. यहाँ पे है conducting sphere, hollow spherical shell. Let the potential difference between the surface of the solid sphere and that of the outer surface of the hollow shell be V. If the shell is now given a charge of -3Q, the new potential difference between the same two surfaces A V, B 2V, C 4V, D -2V. ठीक है, यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है। तो पहले मैं बता दूं, जब मैंने डिराइव करवाया हुआ है कि क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस दो
कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के बीच, ये मैंने करवाया हुआ आपको। तो हमेशा डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस अंदर वाले स्फीयर के चार्ज पे। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सच अ सिस्टम विल डिपेंड ओनली ऑन चार्ज ऑफ इनर स्फीयर। अब भाई चार्ज ऑफ इनर स्फीयर पर डिपेंड करेगा, तो आपने आउटर पे क्या चार्ज दिए हो उसमें मायने नहीं रखेगा, ठीक है ना। इनर पे क्या चार्ज वो मायने रखता है। तो इफ द शेल इज नाउ गिवन अ चार्ज ऑफ -3q, यानी कि आपने आउटर सरफेस को एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया -3q, क्या उससे पोटेंशियल डिफरेंस को बदलाव आएगा? जब तक कि चार्ज इंटरनल वाले इस कंडक्टिंग स्फीयर पे बदल नहीं रहा है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज ही नहीं आएगा इस केस में। तो यानी कि द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेम टू सरफेसेस स्टिल द सेम दैट वाज द v, ठीक है ना। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड दैट ऑफ आउटर सरफेस ऑफ द हॉलो शेल बी v, इसी के बराबर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास सही होगा, रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट। ये रहा इसका जवाब। नेक्स्ट, हाँ ये रहा हमारे पहले 5 सवाल। अच्छा, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट 5 मैं डिस्कस करूंगा अगले एक्सरसाइज में, ठीक है ना। आई होप कि ये 5 सवाल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे हों और आप और सवाल प्रैक्टिस करें कि प्रीवियस ईयर अगर आप देखो जेई एडवांस के सवाल समझ में आएगा कि किस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो बहुत हेल्पफुल साबित होंगे आपके प्रिपरेशन के लिए। वो करो पिछले साल के सवाल, जो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, एटलीस्ट 5 ईयर्स क्लियर होंगे सारी चीज़ें, कैसे कैसे सवाल आते हैं। और अगर हो सके तो 10 से 20 साल भी सवाल देख सकते हो, समझ में आएगा कि आखिरकार आईआईटी एग्जाम को क्यों इतना मुश्किल कहा जाता है, टफ कहा जाता है। कॉन्सेप्ट सीखना, क्लास देखना, इट्स ईजी, हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा ई टू डी, पर उनके एप्लीकेशन के टाइम समझ में आता है इनको रियल वे में कैसे अप्लाई करना है, तो वो करो। बट दिस एडवाइस आपको गांठ बांध लेनी है कि आपको 5 साल के तो पेपर देखने हैं, लास्ट 5 ईयर्स के पैटर्न समझ में आ जाएगा किस किस तरह का सवाल आता है। और इवन एडवाइस कि आप क्या करो, पूरे 5 से 10 साल तक जो पेपर देखो आप, ठीक है। ये रहा 5 सवाल, मैं अगले 5 सवाल अगले एक्सरसाइज में डिस्कस करूंगा। थैंक यू आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।